तो न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखें। न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, ई नॉट, तो एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो देखिए एवरी इलेक्ट्रोड लिखो, एवरी इलेक्ट्रोड has a tendency to either dissolve or deposit when kept in its own solution. Every electrode has a tendency to either dissolve or deposit when kept in its own solution. Okay. जिंक का सोल्यूशन लिया और जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रोड को जिंक के सोल्यूशन में डाला, तो हम कह रहे हैं या तो ये डिसॉल्व होती है या वो डिपॉजिट। इन एनी केस अ चार्ज या पोटेंशियल डेवलप्स, हमें पता है इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है या क्या हो जाता है, नेगेटिव। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन नोन एज electrode and its solution and is known as electrode potential, known as electrode potential। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं जिंक या तो डिसॉल्व होगा या वो डिपॉजिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, उसके सामने कौन है ना। मैंने बताया था तुम्हारे सामने कस्टमर है तो तुम बेच रहे हो, अगर तुम होलसेलर के पास हो तो तुम खरीद रहे हो, तो अगर तुम शॉपकीपर हो तो तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम या तो पैसे दे सकते हो या पैसे ले सकते हो। इसी तरीके से तुम्हारी इस जिंक की सिचुएशन के हिसाब से इट कैन आइदर डिसॉल्व और डिपॉजिट, जो भी करेगा चाहे डिसॉल्व करे या डिपॉजिट करे, इसके इलेक्ट्रोड और इसकी सॉल्यूशन के बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंस। चार्जेस का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये तुम्हें पता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा तो उनके बीच में चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा, तो दैट विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज रिप्रेजेंटेड एज E M प्लस M। पहले ऊपर आगे वाली साइड इसकी ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी होती है, ऑक्सीडाइज्ड, और इस साइड पे उसकी रिड्यूस स्पीशी होती है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म, M प्लस M, माने पहले हम उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखते हैं और बाद में रिड्यूस। इसका मतलब कुछ डरना की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का मतलब है जिसमें उसका चार्ज ज्यादा हो, जिसमें वो ज्यादा पॉजिटिव वाला फॉर्म आगे और नेगेटिव वाला फॉर्म पीछे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन लिखना है, तो और मेरे पास दो Fe2+ है और Fe3+ है, किसको आगे रखूं, Fe2+ को या Fe3+? ज्यादा पॉजिटिव वाला आगे और लेस पॉजिटिव वाला पीछे। तो Fe3+ स्लैश Fe2+, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। एक और एग्जांपल देखो, अगर सपोज मेरे पास है एक Cl- और Cl, किसको आगे रखूं किसको पीछे?
Cl को आगे और Cl माइनस को, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन माने तुम्हें लिखने का कोई तरीका चाहिए ना, तो सारे एक ही फॉलो करेंगे जिसमें आगे वाली फॉर्म पे ऑक्सीडाइज फॉर्म और पीछे वाली फॉर्म पे रिड्यूस फॉर्म। कन्वेंशन है क्योंकि इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है, हम लिखने का तरीका अपना रहे हैं। एक लिखने का तरीका हमेशा क्या रहेगा, आगे ऑक्सीडाइज फॉर्म पीछे रिड्यूस। और दूसरी बात, ये जो वैल्यूज होती है रिडक्शन पोटेंशियल होती है, तो हमेशा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इधर से इधर रिड्यूस हो रहा है, इधर से इधर रिड्यूस हो रहा है। तो एनीवेज तुम्हें हमेशा ये याद रखना है, आगे ज्यादा चार्ज वाला और पीछे कम चार्ज। क्लियर है भाई? तो ये एग्जांपल्स बना लो इसके जल्दी से। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ऐसे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, when concentrations of all involved species is unity and standard temperature, the electrode potential is also known as electrode potential is also known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, ये पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर से नॉट हटा देना। क्या हटा देना? नॉट। जो तुमने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक डाला है उसमें ई के ऊपर से नॉट हटा, ठीक है। और अब जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे तब बना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब हमारा नीचे कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो, क्या हो? 1 मोलर। तो कंसेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर प्रेशर इन्वॉल्व है तो 1 बार 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। कंसेंट्रेशन 1 होनी चाहिए सॉल्यूशन की, और टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 बार। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है इस कंडीशंस में उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई के ऊपर नॉट लगा, ठीक है। Next, what is cell potential? Cell potential क्या होगा? तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। सुन लो पहले, तुम खुद लिखोगे दिमाग में, अभी याद करो, मैं बोल रहा हूँ तुम सुनो और उसको लिखो। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? क्वेश्चन है व्हाट इज सेल पोटेंशियल। सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। यानी कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल, ठीक है। लिख पाओगे डेफिनेशन? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। बस खुद सोच के लिखो और मुझसे कंफर्म कर लो अगर तुम्हें डाउट हो। Potential difference between electrodes of the two electrodes of the galvanic cell is called cell potential. Clear? It is also called EMF, electromotive force. It is also called EMF, electromotive force. Electromotive force when no current is drawn, when no current is drawn through the cell. It is also called electromotive force, EMF, when no current is drawn from the cell. When no current is drawn from the cell. अगर सेल बना रखा है पर उसमें तार नहीं जोड़ रखी तो उसका जो वोल्टेज है उसको ईएमएफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पर अगर तुमने तार जोड़ दी, करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे सेल पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। क्लियर है पॉइंट? ठीक। अब प्रॉब्लम में ये सॉल्व करो, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना, टेल मी हाउ। ये जिंक की रॉड है और ये जिंक का सॉल्यूशन,
क्या दिमाग में आता है? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? रॉड और उसके सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पारस, ये रॉड और इसके सॉल्यूशन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वो है सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? तो कुलदीप क्या लगता है कैसे मेजर कर सकते हैं? वोल्टमीटर लगा दें या नहीं? क्यों नहीं? एक रॉड में लगा दो वोल्टमीटर की डायरेक्शन और एक सॉल्यूशन में, आ जाएगा वोल्टेज? आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो नहीं चलेगा। सॉल्यूशन में हमारा जो वोल्टमीटर है वो काम नहीं करेगा क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे आयन हैं, पता ही चलेगा। समझ में आ गई बात? प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या है? हमें एक तरीका चाहिए जिससे मैं इसकी रॉड और इसके सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, तो अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें? खत्म? चलो घर चलते हैं, मिटा दो। कुछ तो इंसान जुगाड़ निकाल ही लेता है। क्या जुगाड़? अगर सपोज आज तक स्केल में इन्वेंट नहीं हुए होते और तुम्हें इस बोर्ड का नाप चाहिए, कैसे निकाल? हाथ से, है ना? हाँ। तो ये क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड? ये क्या हो गया? तो 1 2 3 4, तो वी गेट लेंथ बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड। मतलब 4 हाथ जितना बड़ा बोर्ड दे देगा मेरा हाथ, फिर नपवा देगा। स्टैंडर्ड तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो समझ में आई बात? क्या अगर हमारे पास कोई मशीन नहीं है तब क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर हम एक क्या ले लें? स्टैंडर्ड। क्या ले लें? स्टैंडर्ड ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई डिवाइस तो नहीं है जो लिक्विड और उसके बीच में कर पाए। तो एक स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में सबको निकाल लेंगे, इस हाथ से सब चीजों को कंपेयर कर लेंगे जिसकी भी लेंथ चाहिए होगी। तो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हाइड्रोजन। क्या सेट किया? हमने बोला हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान। तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई, यानी ई कैथोड माइनस ई। अच्छा, अब ठीक है, हमने हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मानना है। क्या मानना है? अब उसको मैं कैथोड पे रखूं या एनोड पे? क्या बेटर रहेगा? अगर एनोड पे क्यों बेटर रहेगा? हाँ सही बोल रहा हूँ, एनोड पे क्या क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड का को मान लिया। अच्छा मुझे बताओ, हाइड्रोजन की 2 स्पीशी है, H+ और H2। किसको कहाँ रखूं, आगे पीछे? हायर वाला आगे, लोअर वाला पीछे, है ना? मैंने स्टैंडर्ड H+ आगे और H2 पीछे, और इसको मैंने मान लिया 0 वोल्ट। क्या मान लिया? 0 को कहाँ रखने में मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी? एनोड पे या कैथोड पे? इधर या इधर? मतलब अगर सपोज मैं 0 यहाँ रख दूँ तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर मैं 0 को यहाँ रख दूँ तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना? तो 0 को कहाँ रखूँ, कैथोड पे या एनोड पे? एनोड पे रख दूँ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर मैं एक सेल बना लूँ, एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट या राइट? पहले इसको लो, ठीक है, सारी चीजें। अगर मैं एक सेल बना लूँ जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन का सोल्यूशन हो, और इसके बीच में वोल्टमीटर लगा दूं, क्या लगा दूं? तो वोल्टमीटर से सेल की पोटेंशियल मिल जाएगी। ठीक है, और सेल की पोटेंशियल होगी ई जिंक की माइनस ई H+ की। हाँ या ना? अरे वोल्टेज दिखा रहा है -0.76 वोल्ट। नेगेटिव वोल्टेज वैसे वो दिखाता नहीं है, नेगेटिव वोल्टेज नहीं दिख सकती, ये तभी दिख सकती है जब पीछे से एक्सटर्नल बैटरी लगा। ठीक है, एनी केस तो मान लो कि दिखा रहा ऐसा वोल्टमीटर है जो नेगेटिव की वैल्यू दिखा रहा है, तो वोल्टेज सेल पोटेंशियल कितनी आ रही है? -0.7। और जिंक की मुझे चाहिए, मुझे जिंक को फाइंड आउट करना था, और इसकी मैंने कितनी ले रखी है? 0। तो जिंक की मेरे पास आ गई -0.76 वोल्ट। दोबारा समझा रहा हूं, अगर मैंने ऐसे जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है उसे एनोड पे लगा दिया, और अब सेल पोटेंशियल वोल्टमीटर से निकाल लिया। सेल पोटेंशियल तो वोल्टमीटर निकाल लेगा, वो सॉल्यूशन में तो नहीं लगा हुआ, वो 2 रॉड्स पे लगा हुआ है, राइट? और सेल पोटेंशियल आ रहा था -0.76। कितना आ रहा था? -0.7। और इसको तो मैंने 0 मान लिया है, 0 है नहीं, मैंने इसको मान लिया। तो जिंक की आ गई डायरेक्ट -0.76। अब बाकी किसकी निकालनी? कॉपर की। तो कॉपर को यहाँ पे रख, कॉपर को यहाँ पे रख दो, तो जो सेल की पोटेंशियल आएगी वो कॉपर की वोल्टेज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात?
तो पूरा जो टेबल है जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन को 0 मान के लिया है। हाइड्रोजन को क्या लेके, तो अगर हाइड्रोजन को 0 मान के लिया है, सब चीजें अगर मैं अपने हाथ से निकालूं तो उनकी रिलेटिव लेंथ तो सेम आएगी, चाहे मेरे पास स्केल है या नहीं। तो अगर मैंने एक ही चीज को यूज किया है दैट इज हाइड्रोजन, और किसी और सबको हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकाला है, तो रिलेटिव तो सबका सही हो चुका है। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से हम चल रहे हैं। हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू कितनी है, 0 हो गई, और बाकी सबको किसकी कंपैरिजन में निकाला, हाइड्रोजन। क्लियर है भाई? अच्छा, अब प्रॉब्लम एक और आ गई, हाइड्रोजन की रॉड कैसे बनाओगे? सोचा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन गैस की रॉड बनाओ, नहीं बनेगी, है ना? तो अभी सोचते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझ आए? तो हम बोलेंगे टू मेजर दी, लिखेंगे टू मेजर दी, पहले बस लिखना है। आप बोलो क्या करता, नहीं ये बनाओ मत अभी, तो बस ये कैलकुलेशन लिख लो, और ये अभी पहले मैं जो लिखवा रहा हूं उसके बाद, ठीक है? पहले लिखो टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, to measure the standard electrode potential of any electrode, we take SHE, she, we take SHE, she, है ना? Standard, ब्रैकेट में लिखेंगे standard hydrogen electrode. To measure the electrode potential of any electrode, we take SHE, standard hydrogen electrode, SHE लिखते हुए, and connect it at cathode या anode, connect it at anode. The cell potential gives us the electrode potential of cathode. The cell potential gives us the electrode potential of cathode. Vansh, Viraj, is this clear? Himanshu? सर लास्ट का रिपीट कर दो। लास्ट बोलने वाला पार्ट या फिर समझाने वाला? सर बोलने वाला, सेल पोटेंशियल गिव्स We get SHE at, we connect SHE at anode, and the cell potential gives us the electrode potential of the कैथोड। कैथोड पे वो लगाते हैं जिसकी हमें चाहिए, और एनोड पे क्या लगाते हैं, SH, और जो सेल पोटेंशियल है इट बिकम्स द कैथोड का पोटेंशियल। ठीक है, परी क्लियर? डाउट है? नेगेटिव नहीं आता वोल्ट मीटर में। हाँ निकालेंगे जब हम इससे एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे, और बैटरी से रेजिस्टेंस से हम वोल्टेज कंट्रोल कर लेंगे। मतलब नेगेटिव वालों में बैटरी लगानी पड़ेगी, और बैटरी की जब वोल्टेज 0.76 पॉजिटिव की हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर पहली बार रिफ्लेक्शन दिखाएगा। जितना नेगेटिव है, जब तक वो नेगेटिव को बाहर से नहीं देंगे तब तक करंट पास नहीं होगा, तो उतना जब तक वो करंट पास नहीं होता तब तक हम बैटरी से देते हैं। जब हो जाएगा तो हम पता चल जाएगा कि 0.76 वोल्ट पे मुझे करंट पास हुआ, दैट मींस नेगेटिव की 0.6। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है तो हाइड्रोजन को एनोड पे रख देता हूँ, हाइड्रोजन का मैंने 0 मान लिया तो एनोड 0 हो गया, तो जो कैथोड पे जो मुझे चाहिए थी जिंक की वो आ गई। सेल पोटेंशियल की जितना सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने से कैथोड पे, हां कैथोड पे आपने एनोड पे हमेशा SH रखनी है, क्योंकि एनोड पे अगर मैं 0 रखूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू, मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब एनोड पे अगर मैं किसी में से 0 माइनस करूंगा तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू से। तो अगर मैं सपोज वो कैथोड पे रखता तो 0 में से कुछ माइनस करता हूं तो नेगेटिव हो जाता, तो इससे कैथोड की पोटेंशियल कितना पीछे ये तरंग ने पास किया। अच्छा चलो तरंग खड़े हो जाओ, यूज कर रहा था तो ठीक है। अच्छा दोबारा करेगा तो दोबारा नहीं, अब वापस भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है?
अब प्रॉब्लम क्या थी, हाइड्रोजन की तो रॉड ही नहीं होती, हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है, तो एक ख्याली पुलाव है हमारी ऐसे चीज है ना। अभी तो हमें इसको क्या करना है, इसकी रॉड बनानी है, क्या बनाना है, रॉड। तो रॉड कैसे बनेगी कभी हवा में अच्छा तो अच्छा तो SHG को बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट SHG, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाँ ले तो सकते थे, पर हाइड्रोजन भी बहुत कुछ रिएक्ट हो जाते हैं, हमने हाइड्रोजन को लिया। हाइड्रोजन ज्यादातर एलिमेंट से रिएक्ट करता है ना, तो ज्यादातर के साथ वो सेल भी बना पाएगा, तो इसीलिए हमने हाइड्रोजन को चूज, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम प्लैटिनम की रॉड लेते हैं। देखो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो पाएगी क्या, कि हम हाइड्रोजन की रॉड तो कभी बन नहीं पाएगी 298 केल्विन पे। तो हमने ऐसा मेटल लिया जो रिएक्ट कम करता है या करता ही नहीं है, वो प्लैटिनम। क्या लिया, आफ्टर ऑल हमें बस एक रॉड की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो सरफेस दे दे, क्या दे दे, सरफेस, रॉड से सरफेस मिल जाए। बाकी तो गैसेस वगैरह की भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की भी नहीं बनती, नॉन मेटल्स की भी नॉट वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसीलिए अब रॉड्स तो सिर्फ मेटल की बनती है, नॉन मेटल्स की तो बनती नहीं ज्यादा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक प्लैटिनम की रॉड यूज करते हैं। किसकी यूज करते हैं, तो सो दैट सरफेस दे दे, और ये वो जगह दे दे जहां से तार को जोड़ पाए। तार को किससे जोड़ेंगे, प्लैटिनम से जोड़ देंगे, ठीक है। प्लैटिनम बीइंग अनरिएक्टिव वो खुद तो रिएक्ट करेगा नहीं। अच्छा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम एक इलेक्ट्रोड को समझें, क्या समझें इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड में हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एक जिंक की और एक Zn2+ की, राइट, एक जिंक की और एक Zn2+ की, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म की, नहीं एक रिड्यूस फॉर्म की, और दूसरा ऑक्सीडाइज फॉर्म। एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल तो ये है, हमें दो फॉर्म चाहिए एक एलिमेंट में, एक रिड्यूस फॉर्म और एक ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है, यही प्रिंसिपल है ना। अब रॉड की जरूरत सीधे नहीं है, पर हमें एक रिड्यूस फॉर्म और एक ऑक्सीडाइज फॉर्म चाहिए। तो एक रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन का है, वो है H2, क्या है, H2 रिड्यूस फॉर्म है, तो H2 को पंप कर देते हैं, H2 गैस, ठीक है। और उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म तो हर एक एसिड में होता है, क्योंकि हर एक एसिड कंटेन्स H+ आयन। तो नीचे एसिड का सॉल्यूशन कोई भी एक एसिड ले लिया 1 मोल, ठीक है, और ऊपर से H2 गैस डाल दी, ये इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया, ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया। हमारे हिसाब से चल जाना चाहिए था, तो चल गया, ठीक है। इसे बोलते हैं SHG, क्या बोलते हैं, SHG। तो SHG का डायग्राम बनाओ पहले, और देखो ये ग्लास की ट्यूब है, ये किसकी ट्यूब है, एक ग्लास की ट्यूब में प्लैटिनम की वायर है या प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है, विच इज कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक। मैं लिखवा रहा हूं, तुम इसे पहले ड्रॉ कर लो फिर। H2 gas is formed at 1 bar pressure and 1 molar पे H+। तो पहले ड्रॉ करो। ठीक है, लिखे, स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे वो 1 मोलर लाने के लिए सी कंसंट्रेशन HCl या HNO3H2। फिर वीक एसिड में तो डिसोसिएशन इनकम्प्लीट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले सकते, 1 मोलर इज डाइल्यूट। अच्छा तो लिखे, बना लिए,
प्लास्टिक ब्लैक जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, पाउडर प्लैटिनम की कोटिंग कर देते सरफेस एरिया बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होगी ना H2 और H+, मतलब रिएक्शन किसी सरफेस पे होती है, तो सरफेस इलेक्ट्रोड की तो है नहीं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि वायर अगर पूरी इलेक्ट्रोड बनाती है प्लैटिनम की तो भी काम हो जाता है ना, पर वो महंगी होती है, प्लैटिनम बहुत महंगा है, ज्वेलरी के लिए रख देते हैं उसको, तो प्लैटिनम की एक वायर रख दिया और नीचे प्लैटिनम की जो एक वो है उसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग कर, तो सस्ते में काम हो, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ तुम सुनोगे फिर तुम लिखोगे, मैं बोलूंगा लिखूंगा नहीं, तुम सुनो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, तीन चीजें, कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद, नहीं लिखना नहीं है, सुनो पहले, लिखना नहीं है, दिमाग बढ़ाना है आपको। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद अ प्लैटिनम, दिवांशु, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, तीन चीजें जल्दी से लिखो। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बोल दो या वायर बोल दो, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, मैंने बोल ही दिया। कहीं पे छूट गया हो तो फिर हेल्प करो। हाँ फिटेड विद किसकी बात है, हाँ 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 हाँ, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। दूसरी लाइन बोल रहा हूँ, सुनो, लिख लिया ना पीछे का, सुनो नेक्स्ट पॉइंट, H2 गैस, नहीं लिखना नहीं है, H2 गैस is pumped at 1 bar pressure and a solution of an acid is taken at 1 molar concentration. सुन लो दोबारा, H2 gas is pumped at 1 bar pressure and a solution of the acid is taken at 1 molar concentration. दिमाग कराओ, लिखो। कोशिश कर, कोशिश तो रिमाइंड H2 gas is pumped at 1 bar pressure pressure. and an acid solution is taken at 1 molar concentration, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ये तो तुम्हें आती है, तुम बस सुन लो। एसिड इज कनेक्टेड एट एनोड, किस पे कनेक्ट करी जाती है, एनोड, टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है भाई, जो ऊपर लिखा था वही है, एसिड इज कनेक्टेड एट एनोड टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। होमवर्क क्वेश्चन, इंडेक्स 3.1, 3.2, 3.3, इंडेक्स 3.1, 3.2, 3.3, थ्री पॉइंट फोर का सिर्फ फर्स्ट पार्ट डेल्टा जी वाला छोड़ के करना है, हाँ बैक साइड 3.4 का सिर्फ सेल पोटेंशियल, सिर्फ सेल पोटेंशियल निकालिए यूजिंग द टेबल, ठीक है। 3.4 का नहीं, फर्स्ट पार्ट नहीं, 3.4 के दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी है, सेल पोटेंशियल, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो चीजें तुम नहीं निकाल सकते, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेल पोटेंशियल तुम निकाल सकते हो, दोनों पार्ट के सेल पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालनी, सिर्फ सेल पोटेंशियल निकालना है, जो तुम कर सकते हो वो करना है, जो तुम नहीं कर सकते हो नहीं करना, 3.4 के दोनों पार्ट करने हैं, ठीक है। होमवर्क, अच्छा ये तो क्लियर हो गया।